वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक अलग एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद आपको अलग आवाज आ सकती है। आज हम लेकर आ गए हैं फ्री विली 2 और अगर आपने फ्री विली का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर उसको जरूर देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्री विली में जैस नाम के लड़के और विली नाम के किलर वेल के बीच की एक अनोखी और अटूट बॉन्डिंग हुई। जैस ने किलर वेल को इंसानों से बचाकर उसे उसके परिवार के साथ जोड़ा, लेकिन क्या विली को इंसानों ने चैन से रहने दिया? कई साल के बाद जब विली और जैस मिले तो क्या हुआ? क्या इस बार भी जैस अपने प्यारे दोस्त विली को बचा पाया? ये सब बहुत ही इमोशनल और फील गुड तरीके से इस मूवी में दर्शाया गया है। इसलिए दोस्तों, लाइफ की टेंशन्स को साइड में रखकर चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफर पे जिसपे आप बहुत ही रिलैक्स्ड और हल्का फील करेंगे। वीडियो को एंड तक देखकर एंजॉय कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में समुद्र तट को दिखाते हैं जहाँ कई किलर वेल्स स्विमिंग और डाइव कर रहे हैं। ये इनका ब्रीडिंग सेशन है तो सभी बड़े खुश लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बोट आती है। इन्हें तो आप पहचान गए होंगे, पहले पार्ट में एक्वेरियम का मैनेजर रेंडोल्फ, इसके साथ इसकी भतीजी नैंडी जो वेकेशन के लिए रेंडोल्फ की बोट पर रहने के लिए आई है। अचानक रेंडोल्फ किलर वेल्स की आवाजें सुनकर कहता है ये विली की आवाज है। अगले सीन में जैस को दिखाते हैं जो अपने एडॉप्टेड फैमिली में बड़ा ही खुश है। उसका पिता ग्लेन उसे बोट चलाना सिखा रहा है पर अपना हीरो तो कुछ लड़कियों को ताक रहा होता है और अपने पापा को इग्नोर करके उनसे बात करने चला जाता है। तभी वहाँ पर माइकल आता है जिसके ऑर्फनेज में जैस रहता था। अब जैस की हरकतें देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है आपका बेटा जल्द ही घर में बहू लेकर आ जाएगा। ग्लेन कहता है क्या बात करते हो, वो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता, जिसे देखता है उसके पीछे ही चला जाता है। मुझे तो डर है कि कहीं मेरे घर बहुओं से न भर जाए। जब जैस लौटता है तो माइकल बताता है तुम्हारी माँ न्यूयॉर्क में थी और अब वो चल बसी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर वो बहुत उदास होता है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि इतने सालों में वो मुझे देखने के लिए एक बार भी नहीं आई, ऊपर से एक और बच्चा कर लिया। वो बहुत परेशान और गुस्सा होता है। अब ग्लेन उसको दिलासा देता है और बताता है कि तुम्हारा सौतेला भाई थोड़े दिन यहाँ पर रहने के लिए आ रहा है, जब तक उसे कोई और फैमिली अडॉप्ट नहीं कर लेती बस तब तक। अब जैस परेशान हो जाता है कि कहीं वो लड़का मुझसे मेरी नई फैमिली को न छीन ले। ग्लेन भी समझाता है कि वो बेचारा भी तुम्हारी तरह अपनी माँ को खोकर बहुत दुखी होगा। बेटा तुम टेंशन मत लो, कोई किसी को किसी से छीन नहीं सकता। उस रात माइकल जैस के सौतेले भाई को वहाँ पर लेके आता है। वो भी जैस की तरह अकड़ रहा होता है कि मुझे किसी अमीर परिवार में रहना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो खुद ही अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम एल्विस है। जैस अकड़ता था लेकिन चुप रहता जरूर था, पर ये महाशय एकदम बातूनी लगते हैं। जैस तो उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता, पर एनी के कहने पर वो एल्विस से कहता है कि मेरा नाम जैस है। एल्विस भी कहता है हाँ तो रख लो, मुझे इससे क्या। और जैस तो फिर चिढ़ जाता है। अगले दिन एनी और ग्लेन जैस और एल्विस को लेकर कैंपिंग के लिए निकलते हैं ताकि दोनों भाइयों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। रास्ते भर एल्विस मुंह बंद नहीं करता, कहता है मैं एक्टर बनूंगा, तभी मेरा नाम एल्विस रखा है। जैस तो उसके चौंचले सुनकर बड़ी टेंशन में आ जाता है कि इसका करूं क्या। फिर वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं और कैंप सेट कर रहे होते हैं। वहाँ रेंडोल्फ आता है और इतने दिन बाद जैस को देखकर बड़ा खुश होता है। जैस उसको बताते हैं कि ये मेरा सौतेला भाई एल्विस है। अब रेंडोल्फ जैस को कहीं लेके जाता है लेकिन एल्विस भी उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्लेन उसको रोक लेता है कि वहाँ मत जाओ, वो उन दोनों का आपसी मामला है। रेंडोल्फ जैस को एक हैंडमेड वेल पेंडेंट देता है क्योंकि वो जानता है कि जैस और किलर वेल विली कितने क्लोज है। ये तुम्हारे सीने से लगा रहेगा तो तुम विली को फील कर पाओगे। अब रेंडोल्फ उसको अपने बोट पर लेके जाता है जहाँ नैंडी को देखकर अपना हीरो एकदम लवर बॉय वाले मूड में आ जाता है। रेंडोल्फ उसको चेतावनी देता है कि वो मेरी भतीजी है, मेरी बेटी जैसी समझे। जैस भी कहता है हाँ हाँ, हर लड़की किसी न किसी की बेटी होती है, किसी न किसी की भतीजी होती है, मैंने कब मना किया, पर वो है बहुत खूबसूरत। फिर वो नैंडी के साथ मिलकर बड़ा खुश हो लेता है और वे उसको देखने में पूरा आनंद लेता है, पर नैंडी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। जैस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, आखिर लड़की जो है। फिर रेंडोल्फ उसको एक बड़ी वेल दिखाता है और बताता है कि ये फीमेल है और यही विली की माँ भी है। ये सुनकर जैस बड़ा खुश होता है। वो आगे बताता है कि वो जो दूर स्विम कर रही है वो विली की बहन लूना है और वो छोटा वेल विली का छोटा भाई लिटिल स्पॉट। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेरा विली कहाँ पर है? फिर रेंडोल्फ विली की ओर इशारा करता है तो जैस तुरंत उसको पहचान जाता है, हाँ वो रहा विली। अब उसको देखकर जैस विली के पास जाना चाहता है, पर ये उनके शिकार करने का टाइम है, इसलिए रेंडोल्फ कहता है कि हम कल चलेंगे। अब जैस वापस आकर ग्लेन को बताता है कि मैंने विली को देखा और वो अपने भाई और बहन और माँ के साथ बड़ा एंजॉय कर रहा था। यहाँ रात को आकर जैस टेंट में कुछ लकीर खींचता है ताकि एल्विस उसकी तरफ न आए, पर एल्विस तो जरा शरारती लड़का है और वो जानबूझकर उस पर पैर डालता है। जैस ठहरा थोड़ा अकड़ू, वो उसको धक्का देकर बाहर आ जाता है और बैठकर अपना माउथ ऑर्गन बजाने लगता है।
थोड़ी देर में माउथ ऑर्गन फिसलकर पानी में गिर जाता है। जैस परेशान हो जाता है कि लो ये भी फिसल गया। तभी अचानक पानी में वाइब्रेशन होने लगता है और एकदम अनएक्सपेक्टेडली एक किलर वेल पानी के अंदर से निकलता है। ये और कोई नहीं, विली है, जिसे इतने साल के बाद भी जैस का माउथ ऑर्गन म्यूजिक याद है और वो तुरंत अपने दोस्त को पहचान गया। वाह विली। वो अपना मुंह खोलता है तो अंदर माउथ ऑर्गन होता है। जैस एकदम से शॉक और खुश भी। वो अपना माउथ ऑर्गन निकाल लेता है। कई साल से बिछड़े हुए दोस्तों की तरह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जैस अपने मन का दुख उसके साथ शेयर करता है कि मेरी माँ मर चुकी है। ये सुनकर बेचारा विली भी दुखी होता है। फिर कुछ और देर बातें करके जैस उसे अलविदा कहता है और कल सुबह मिलने का वादा करता है। विली भी अपने तरीके से अलविदा कहकर चला जाता है। अब जैस टेंट में आता है तो एल्विस को आराम से सोता देखकर वो गुस्से में उसके मुंह पे टॉर्च मारता है। एल्विस तो अचानक उठकर कहता है मैं तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। अगली सुबह जैस जल्दी उठकर अपने पेरेंट्स को जगाने चला जाता है, लेकिन वे उठने का नाम ही नहीं लेते। फिर जैस अकेला ही निकल जाता है, लेकिन एल्विस उसको नहीं छोड़ता और बक बक करता हुआ उसे फॉलो करता रहता है। जैस उसको डांट फटकार कर कैसे भी करके चुप करा ही देता है। फिर दोनों रैंडोल्फ की बोट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बोट खराब हो जाती है तो रैंडोल्फ उसको ठीक कर रहा होता है। तभी नैंडी भी अपना बैग लेकर कहीं चल जाती है। जब तक बोट ठीक नहीं हो जाती जैस अपने भाई को वहीं रुकने के लिए कहकर खुद नैंडी के पीछे चला जाता है। अब नैंडी कुछ दूर जाकर एक पत्थर पर बैठ जाती है। जैस उसे निहारते हुए फिसल कर गिर जाता है। फिर नैंडी उसको हाथ देती है और दोनों बैठकर फिर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैस का बच्चा पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गया है और छुपकर इनको देखता रहता है। नैंडी बताती है कि वेल्स यहाँ के चिकने पत्थरों पर अपनी बॉडी को रगड़ कर खेलते हैं। अब जैस अपना माउथ ऑर्गन निकाल कर बजाता है। नैंडी कहती है कि इससे मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली, समझे। जैस भी हंसता है कि ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, ये तो मैं अपने दोस्त को बुलाने के लिए बजा रहा हूँ। वो नैंडी को फिर एक जगह ले जाकर पानी में अपना हाथ हिलाता है और बहुत देर विली को बुलाता है। देख मेरे दोस्त जरा बाहर आ जा, आज मुझे बदनाम मत कर प्लीज। पर विली उसके सामने आता ही नहीं। लेकिन अचानक विली पीछे से निकलता है और नैंडी डर जाती है। पर जैस विली से नॉर्मल बातें करने लगता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तभी विली का छोटा भाई लिटिल स्पॉट वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो जैस को जानता नहीं तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर एक तरफ नैंडी शॉक होती है तो दूसरी ओर से एल्विस अपने भाई से बड़ा ही इम्प्रेस हो जाता है कि वाह भैया तुम तो किलर वेल्स से खेलते भी हो। अब जैस पानी में कूद पड़ता है और नैंडी को भी बुलाता है, पर वो तो बहुत डरी भी होती है। एक लंबे अरसे के बाद जैस विली की पीठ पर सवार होकर मस्त राइड करता है। फिर विली उसको तट के पास छोड़ देता है। थैंक्स यार, कल मिलेंगे, ये कहकर विली खुशी खुशी तट पर आ जाता है। पर एल्विस भी अपने भाई की तरह अब माउथ ऑर्गन बजाकर किलर वेल्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेसुरा म्यूजिक सुनकर लिटिल स्पॉट ऊपर आकर उस पर पानी थूक कर चला जाता है। एल्विस तो घबरा कर भागे जाता है कि ये कहीं मुझे खा न ले, और फिर जैस के पेरेंट्स से चुगली करता है कि आपके बेटे ने एक लड़की को किस कर दिया। अब ये सुनकर ग्लेन तो घबरा कर तुरंत वहाँ पर आ जाता है। जैस को समझाता है कि बेटा अभी अभी इस लड़की से मिले हो और अभी उसको किस भी कर दिया। ये उम्र ही ऐसी है मालूम है मुझे, लेकिन इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, तुम दोनों अभी बच्चे हो। इस पर जैस कहता है कि आपसे किसने कहा कि मैंने उसको किस किया, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। अब ग्लेन को बहुत बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। उस चुगलखोर की बात सुनकर मैंने अपने बेटे पर शक किया। वो तो गुस्से में जाकर एल्विस को टेंट में ही बंद कर देता है कि सारा दिन इसी के अंदर पड़े रहो, तभी तुम्हारी अक्ल ठीक आएगी। यहाँ जैस नैंडी को भी विली के पास लेके जाता है और दोनों मिलकर विली के साथ खूब मस्ती करते हैं। दूसरी ओर एल्विस जिद पकड़े हुए है कि वो भी वेल के साथ खेलकर दिखाएगा। वो फिर माउथ ऑर्गन बजाने लगता है तो इस बार भी विली का छोटा भाई लिटिल स्पॉट ऊपर आकर उस पर पानी थूकता है, पर एल्विस अपनी वाटर गन से उस पर पानी स्प्रे करके खेलने लगता है। जैस और नैंडी जरा क्लोज होने लगते हैं और पहली बार जैस नैंडी को किस करता है। उस रात जैस पहली बार अपने छोटे भाई एल्विस से बड़ी अच्छे से बात भी करता है। वो पूछता है क्या माँ कभी मेरे बारे में बात करती थी। एल्विस चिढ़कर कहता है कि माँ ने कभी तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। ये सुनकर जैस बहुत दुखी हो जाता है। तभी छोटू रोने लगता है कि माँ ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, पर वो धोखेबाज है, अचानक मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ जैस रियलाइज करता है कि ये बेचारा भी मेरी ही तरह है और अपनों के प्यार के लिए तरस रहा है। अब जैस को अपने सौतेले भाई से चिढ़ नहीं बल्कि प्यार होने लग जाता है। इसी बीच तट के पास से एक ऑयल शिप गुजर रहा होता है। शिप का कैप्टन कहता है कि शिप को तेज चलाओ, पर ये कोस्टल एरिया है जहाँ पत्थर भी हो सकते हैं, इसलिए वे तेज नहीं चलाते। लेकिन कैप्टन उनकी एक नहीं सुनता और जिद करके शिप को तेज करवा देता है। और जैसा शिप के क्रू ने वार्न किया था, शिप एक पथरीली जगह से टकराता है और शिप में रखा हुआ कच्चा तेल समुद्र में लीक होने लगता है। और डरने की बात यह है कि इस वक्त सारे किलर वेल्स उसी जगह पर डेरा लगाए हुए हैं। यहाँ होता है सीन कट। अगली सुबह जैस को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो अंदर ही अंदर बहुत भारी फील करने लगता है। वो घबरा कर उठता है और तट के पास भागता है। वहाँ विली की बहन लूना बड़ी मुश्किल से सांस ले रही होती है।
थोड़ी दूर पर विली दुख भरी आवाज निकाल रहा होता है और यही आवाज जैस को सुनाई भी दी थी। जैस लूना के पास भागकर जाता है तो उसका शरीर चिपचिपा होता है, यानी उसके शरीर पर तेल जम गया है। अब जैस एल्विस से कहता है कि माँ और पापा को जल्दी उठाओ और रैंडोल्फ को कॉल करने को कहो। एल्विस भी तुरंत जाकर एनी और ग्लेन को जगाकर सब कुछ बता देता है। पहले तो वे उसको झूठा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में वे रैंडोल्फ को इन्फॉर्म करते हैं और वो भी नैंडी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो कुछ सैंपल्स लेकर टेस्टिंग में भेजता है। वो बताता है कि तेल से भरे पानी में सांस लेने की वजह से लूना के लंग्स में तेल चला गया है। इसकी हालत बहुत ही सीरियस है। फिर वे बहुत कोशिश करके लूना को गहरे पानी में धकेलते हैं। इतने में खबर फैल जाती है और वहाँ भीड़ और मीडिया जमा हो जाती है। अगर एक भी व्हेल को कुछ हो गया तो ये खबर और भी आग की तरह फैलने लगेगी। उस ऑयल कंपनी का ओनर भी वहाँ पर आ जाता है। वो केट नाम की एक डॉक्टर को काम पर लगा देता है जो रैंडोल्फ की दोस्त होती है। वो बताती है कि इस व्हेल को जल्द से जल्द मेडिसिन देनी होगी वरना इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। रैंडोल्फ बताता है कि लूना को जल्द से जल्द ठीक करके समुद्र के बीच चले जाना चाहिए, वरना अगर वे तट पर अटके रहे तो सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। विली अब वायलेंट हो गया है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई है। वो डॉक्टर की बोट को उसके पास नहीं जाने देता और बोट को धक्का ही दे देता है। अब ऑयल कंपनी का ओनर और केट जैस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी तरह विली को कंट्रोल करे ताकि केट लूना को इंजेक्शन दे सके, वरना उसकी जान को खतरा हो जाएगा। जैस कहता है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जैसे ही लूना ठीक हो जाएगी आपको विली, लूना और उनके छोटे भाई लिटिल स्पॉट को समुद्र के बीच सेफली पहुंचाना होगा। ओनर कहता है मैं इसका वादा नहीं कर सकता, तो फिर जैस भी मदद करने से इनकार कर देता है। फिर कोई रास्ता न पाकर ओनर को मानना ही पड़ता है और वो वादा करता है कि वो विली और उसके भाई बहन को समुद्र के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसी बीच एल्विस भी काम में इन्वॉल्व होना चाहता है, वैसे ही जैसे अक्सर बच्चे बड़ों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। बच्चे अक्सर दिखाना चाहते हैं कि हम भी तुम लोगों के साथ में हैं, हमें भी जरा सीरियसली लो भाई। अगर बचपन में दोस्तों आप भी ऐसा करते थे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये बच्चा भी वही करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि लिटिल स्पॉट मेरा दोस्त है, वो मेरी बात जरूर मानेगा, इसलिए मैं भी आपकी मदद करूंगा। लेकिन ग्लेन उसे चुपचाप जाकर खेलने के लिए कहता है। बेचारा वो गुस्सा होकर चला जाता है। फिर एनी उसे दिलासा देती है तो वो कहता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, सबको सिर्फ जैस पसंद है। एनी उसे समझाती है कि हमारे लिए तुम और जैस एक जैसे हो, अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं किलर व्हेल्स को बचाने में आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। एनी कहती है ओके, सिर्फ ओके से काम नहीं चलेगा, हाथ में थूक कर हैंडशेक कीजिएगा। ये कहकर वो अपनी हथेली पर बहुत ज्यादा थूक कर कहता है कि आप भी अब अपनी हथेली पर थूक कर मेरे साथ हाथ मिलाओ, तब मानूंगा कि आप सच कह रही हैं। यानी अजीब सा मुंह बनाकर थूक वाला हैंडशेक कर ही लेती है। यहाँ जैस अपना माउथ ऑर्गन बजाकर विली को बुलाता है, लेकिन वो बहुत देर तक आता नहीं। आखिर वो आता है, लेकिन वो इंसानों की हरकतों पर इतना गुस्सा होता है कि वो जैस को भी धक्का दे देता है कि चले जाओ यहाँ से। जैस उसे सहलाकर उससे बात करके उसको शांत करने की कोशिश करता है कि हम लूना की मदद करना चाहते हैं। फिर बहुत बातचीत के बाद विली जरा शांत होता है। ये देखो मैं तुम्हारी फेवरेट फिश भी लेकर आया हूँ, मुंह खोलो जरा। विली भी मुंह खोलता है तो जैस प्यार से उसके मुंह में फिश डालता है। सभी क्लैप करते हैं। बस बेटा शांत हो जा, वेरी गुड। इस तरह वो विली को अपने पास ही रखता है और केट से कहता है कि अब आप लोग जाकर लूना को इंजेक्शन लगाओ। लूना के पास जाकर केट जैस से कहती है कि तुम विली को अपनी पूंछ ऊपर करने को कहो। जैस विली से कहता है तो विली वैसा ही करता है। उसे देखकर उसकी बहन लूना भी अपनी पूंछ ऊपर करती है और केट उसे इंजेक्शन लगा लेती है। बस इनका काम सफल रहा। फिर सभी जैस की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बल्कि खतरा और बढ़ रहा है। शिप का तेल बहुत ही जल्द पूरे तट को कवर कर देगा। अगर ये किलर व्हेल्स जल्द ही इस जगह को छोड़कर नहीं गए या इन्हें यहाँ से हटाया नहीं गया तो सारे मर जाएंगे। नैंडी रोने लगती है क्योंकि इस तरह के ऑयल स्पिल की वजह से सिर्फ ये किलर व्हेल्स ही नहीं बल्कि समुद्र के दूसरे जीव जंतु जो कि इस तट पर रहने वाले हैं उन सभी की जान को खतरा है। फिर जैस उसे शांत करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी रात एल्विस उस व्हेल पेंडेंट के बारे में पूछता है जो रैंडोल्फ ने जैस को दिया था। अब जैस उसे उस मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसे एक किलर व्हेल ने बचाया था। अब ये दोनों भाई सौतेले नहीं रहते बल्कि सगे भाई की तरह कनेक्ट हो गए हैं। लगता है अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह फिर से एक परेशानी खड़ी हो जाती है। लूना गलती से फिर तट की ओर स्विम करके आ गई थी और तेल वाले पानी में फिर फंस गई। उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। रैंडोल्फ को इंग्लिश मेडिसिन में विश्वास नहीं होता। वो एक औषधि के बारे में जानता है जिससे लूना ठीक हो सकती है। जैस भी उसके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। एल्विस भी उसके साथ जाना चाहता है, पर जैस कहता है तुम जाकर माँ और पापा की मदद करो। वो बेचारा उदास होकर पेरेंट्स के पास जाता है और लूना पर पानी डालने लगता है। इसी बीच ग्लैन तो चिल्ला देता है कि अरे ये खतरनाक फिश है, दूर चले जाओ उससे, पर वो नहीं मानता तो एनी भी उसको मना कर देती है। वो बेचारा
बेचारा अपनी तरफ से इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन सब उसको मना कर रहे होते हैं। वो एनी से भी गुस्सा होता है कि कल ही थूक वाली प्रॉमिस की थी आपने और आज खुद ही मना कर रही है। यहाँ दिखाते हैं तो रैंडोल्फ और जेस जंगल के बीच चले जाते हैं। रैंडोल्फ इस जगह की मूल जनजाति को बिलोंग करता है, इसलिए इस जंगल की जड़ी बूटियों से वो अच्छी तरह वाकिफ है। वे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। यहाँ एनी और ग्लेन ने लूना को पानी के बीच धकेल दिया था। तभी एनी रियलाइज करती है उसने अपना थूक वाला प्रॉमिस तोड़ दिया था। अब न जाने एल्विस पर क्या बीत रही होगी, वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। ग्लेन भी मजाक करता है कि ये तो तुमने घोर पाप कर डाला, थूक वाला प्रॉमिस भी कोई तोड़ता है भला। यहाँ रैंडोल्फ एक औषधि बना रहा होता है। इसी बीच एल्विस किसी गाड़ी में चढ़कर बहुत दूर आ गया है। उसे लगा कि वहाँ मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, तो मैं उनके साथ क्यों रहूं। वो किसी शिप में यहाँ से दूर चला जाना चाहता है, पर शिप निकल चुका था। अब कल सुबह तक कोई शिप नहीं आएगा। यहाँ एनी और ग्लेन एल्विस के बहुत पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे देखें वो एक बोट में छिप जाता है। यहाँ रैंडोल्फ और जेस ने दवा तैयार कर ली है। अब जेस विली को बुलाता है तो विली, लूना, लिटिल स्पॉट तीनों जेस के पास आ जाते हैं। जेस विली को अपना मुंह खोलने को कहता है ताकि उसको देखकर उसके भाई बहन भी मुंह खोले। वैसा ही होता है। अब रैंडोल्फ अपनी बनाई हुई औषधि को लूना के मुंह में रखता है। वहाँ बेचारा एल्विस अपनी माँ की फोटो को देखकर बहुत रोता है कि अगर आप होती तो मुझे इस तरह भटकना नहीं पड़ता। अब अगले दिन शिप के निकलने से पहले एल्विस एक छोटे से कैफे में खाना खा रहा होता है। तभी उसके पीछे उस ऑयल कंपनी का ओनर एक आदमी से बात कर रहा होता है। पहले तो एल्विस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वे किलर व्हेल्स के बारे में बात करने लगते हैं तो वो अपने कान खोलकर सुनने लगता है। वो कहते हैं कि किलर व्हेल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 3 किलर व्हेल्स तट के पास ही घूम रहे हैं और ऑयल स्पिल की वजह से समुद्र की ओर नहीं जा पाएंगे। अगर तीनों हमारे हाथ लग गए तो कई मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे। उन व्हेल्स से हम बहुत अच्छी तरह कमा सकते हैं, उन्हें ट्रेन करके बहुत माला माल हो सकते हैं। अब ये सुनकर एल्विस गहरी सोच में पड़ जाता है। बहुत सोचने के बाद वो शिप का टिकट फाड़ देता है, क्योंकि वो अपने भाई के प्यारे दोस्त विली को कैसे भी करके बचाना चाहता है। वो आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है। अगले दिन इन कंपनी के लोग तीनों किलर व्हेल्स को नेट से घेर रहे होते हैं। वे जेस को बताते हैं कि तेल बहुत ज्यादा फैल चुका है, इसलिए व्हेल्स उस तरफ स्विम करके नहीं जा सकते, इसलिए हमें उन्हें उठाकर समुद्र में पहुंचाना होगा। लेकिन जेस को कुछ तो गलत लगता है। नैंडी और केट को भी उसकी बात ठीक लगती है, क्योंकि जेस इन व्हेल्स को इमोशनली समझ सकता है और उनकी फीलिंग्स को खुद सेंस कर सकता है। वो इनकी हर मूवमेंट, हर आवाज का मतलब समझता है। लेकिन कंपनी के ओनर ने उसे प्रॉमिस भी किया था कि वो किलर व्हेल्स को समुद्र में लेकर जरूर छोड़ेगा, और जेस भी सोचता है कि वो वही वादा निभा रहा होगा। लेकिन एंड वक्त पर एंट्री होती है एल्विस की। वो जेस को बता देता है कि ऑयल कंपनी का ओनर इन तीनों किलर व्हेल्स को पकड़कर एक्वेरा में बेचने जा रहा है। लेकिन जेस उस पर बरस पड़ता है कि तुम कहाँ चले गए थे? माँ और पापा को इतना परेशान क्यों करते रहते हो? तुम हमेशा झूठ बोलते हो। बेचारा एल्विस भी चिल्ला देता है कि एक बार मजाक में झूठ बोला तो क्या मैं इतना बुरा हो गया? तुम सब मुझे इग्नोर करते हो, इसलिए मैंने झूठ बोला, पर इस बार मेरी बात 100% सच है। अब सारा सच जानकर जेस तुरंत रैंडोल्फ और केट को बताता है कि ओनर ने इन तीनों को एक्वेरा में बेच दिया है। इसी बीच उन लोगों ने लूना को नेट में पकड़ लिया होता है और उसे छुड़ाने के लिए विली और लिटिल स्पॉट तड़प रहे होते हैं। अब ओनर अकड़ कर जवाब देता है कि मैंने किसी को कोई प्रॉमिस नहीं किया था। जेस तो गुस्सा होकर उसे पानी में धकेल देता है। फिर ओनर के असिस्टेंट को एल्विस लात मारकर पानी में गिरा देता है। केट और रैंडोल्फ को भी ओनर की असलियत का पता चल जाता है। जेस भागकर विली को आवाज देता है कि अपनी असली ताकत दिखाओ दोस्त, बोट को उलट दो। विली ऐसा ही करता है और लूना को बचा लेता है, लेकिन पानी के अंदर भी नेट बिछा हुआ है और तीनों फंसे हुए हैं। जेस नैंडी को लेकर एक बोट पर निकलता है। वो एल्विस को बुलाता है, लेकिन एल्विस कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। ये कहकर वो मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह ब्रिज पर रेंगता हुआ जाता है। कुछ देर बाद वो जेस के पास आता है और तीनों बोट पर निकलते हैं। जेस एल्विस को डांटता है कि तुम कहाँ मर गए थे? एल्विस बताता है कि वो तो आगे जाकर पता चलेगा आपको। इसी बीच कंपनी के 2 लोग एक बोट पर इनका पीछा करते हैं, लेकिन एक जगह उनकी बोट अचानक ब्रेक करती है और दोनों उड़कर पानी में गिरते हैं। देखा मेरा कमाल? दरअसल अपने चुटकू ने उनकी बोट को एंकर से बांध कर रखा था। अब जेस और नैंडी एल्विस की खूब तारीफ करते हैं। अपना चुटकू फिर खुश हो जाता है। इसी के लिए तो बेचारा तरस रहा था। जेस बोट को ठीक विली के पास ले जाकर उसे याद दिलाता है कि कुछ साल पहले तूने जो छलांग मारी थी ना, बस वही करना है दोस्त। ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जा, जोर लगा और अपने भाई बहन को बचा। जा। विली पानी की गहराई में जाकर इतने फोर्स के साथ उछलकर उस नेट पर गिरता है कि नेट पूरा टूट जाता है और वो लूना और लिटिल स्पॉट को बचाकर समुद्र के बीच में आ जाता है। लेकिन तभी उस शिप में आग लग जाती है और वो फटकर बिखर जाता है। एक खतरे से बाहर निकलते निकलते दूसरा खतरा आ जाता है।
क्योंकि अब पानी के ऊपर फैली हुई तेल में आग लगने लगती है। जैस घबरा जाता है कि अब उसके दोस्त कैसे बचेंगे, लेकिन तीनों वेल्स पानी की गहराई में जाकर उस जगह को पार कर लेते हैं। अब जैस, लैंडी और एल्विस खुशी खुशी लौट रहे होते हैं कि उनका बोट एक पत्थर से टकराकर लीक होने लगता है। ये लोग पानी में भी नहीं कूद सकते क्योंकि तेल की वजह से वे स्विम नहीं कर पाएंगे और किसी भी वक्त आग यहाँ भी फैल सकती है। एल्विस रोने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लो भैया। जैस उसे शांत करता है कि डर मत छोटे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। इतने में हेलीकॉप्टर इन्हें रेस्क्यू करने आ जाता है। लैंडी और एल्विस को रोप से खींच लिया जाता है। अब इससे पहले कि वे जैस के लिए रोप फेंकते, जैस पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। वो तेल में स्विम नहीं कर पाता और बहुत स्ट्रगल करता है। ऐन वक्त पर रोप आ भी जाती है, लेकिन उसके शरीर पर तेल ही तेल होता है और रोप पर फिसल जाता है। एल्विस उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैस फिसल कर फिर पानी में गिर जाता है। वो बेहोश हो चुका है और डूबने लगता है। अपने दोस्त को बचाते बचाते क्या जैस डूब जाएगा? हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता अगर उसका दोस्त ऐन वक्त पर उसे बचाने ना आता। दरअसल विली अपने भाई और बहन को एक सेफ जगह पर छोड़ चुका था, लेकिन जिस तरह जैस उसकी मुसीबतों को सेंस कर पाया था, उस तरह विली ने भी सेंस कर लिया था कि उसका दोस्त मुसीबत में है। इसलिए वो जैस की मदद करने के लिए वापस आ गया। बेहोश पड़े जैस को विली अपने पंख के बाल पर उठाकर ऊपर ले आता है। जैस के पेरेंट्स और रैंडोल्फ फिर उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। जैस चिल्लाता है कि थैंक्स मेरे दोस्त, अब तू अपनी फैमिली के पास जा और अपने भाई बहन का ख्याल रखना। विली भी अलविदा का इशारा करके चला जाता है। जैस भी हैरान है कि विली को कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ। रैंडोल्फ बताता है कि वो वेल वाला पेंडेंट जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हारे सीने से लगा हुआ है। वो सिर्फ दिखावे का पेंडेंट नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को वेल से कनेक्ट करता है। इसलिए विली तुम्हारी मुसीबत को सेंस कर पाया। अब तुम दोनों के बीच की बॉन्डिंग को कोई नहीं तोड़ सकता। एल्विस धीरे से जैस के पास आता है और उसकी माँ की फोटो दिखाता है। वो बताता है कि उस दिन मैंने गुस्से में झूठ कहा था कि माँ ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। एक्चुअली वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती थी, यहाँ तक कि मुझे तुमसे जलन होने लगी थी। वो तुमसे मिलने के लिए तरसती रही, लेकिन उनकी हालत ही ऐसी थी कि वो तुमको देखने नहीं आ पाई। प्लीज उन्हें माफ कर दो। दोनों भाई इमोशनल होकर गले लग जाते हैं। एल्विस पूछता है कि लिटिल स्पॉट कहाँ पर होगा। जस कहता है कि वो अपने भाई बहन और माँ के साथ आराम से रहेगा। एल्विस पूछता है तुम्हें कैसे मालूम भैया? जस कहता है मुझे यहाँ फील हो रहा है कि वे सब अपनी फैमिली के साथ हैं और बहुत ही खुश हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये गुड फील मूवी यहाँ खत्म होती है और आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए। वहाँ पर लेटेस्ट टाइगर 3 का रिव्यू डाला है, चेक इन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।